हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुकुल। आजकल आप न्यूज में देख ही रहे होंगे कि महाराष्ट्र में एक अलग ही गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है। महाराष्ट्र के सीएम की गद्दी किसके पास रहेगी, किसे छोड़नी पड़ेगी। कुछ एमएलए गुवाहाटी चले गए, शिवसेना उनको बुलाने पर लगी हुई है, रैली निकाली जा रही है सपोर्ट दिखाने के लिए। जो एमएलए गए हैं उनके घरों में तोड़फोड़ हुई है, ऐसे न्यूज में दिखाया गया है। ये सब सीएम की कुर्सी के लिए ही तो हो रहा है। यहाँ एक गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है कि सीएम की कुर्सी किसके पास रहेगी। महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा है। आज का हमारा टॉपिक इसी पर बेस्ड है और इसके हम डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, गवर्नर की पावर्स के बारे में, फ्लो टेस्ट क्या होता है और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। महाराष्ट्र में टोटल 289 सीट्स हैं और 2019 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें से बीजेपी को 105 सीट्स मिली थी, शिवसेना को 56 और कांग्रेस को 44, एनसीपी को 54, सीपीएम को 1, एमएनएस को 1 एंड अदर्स को 27 और एक मेंबर नॉमिनेटेड है। अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी मेंबर्स की, वो 145 है। अब ये जो मैजिक नंबर है, इसको क्रॉस करने पर उस पार्टी की सरकार बन जाती, तो ये नंबर कोई भी पार्टी अचीव नहीं कर पाई थी। इस वजह से अलायंस बनाना पड़ा। तो यहाँ पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इन्होंने मिलकर अलायंस बनाया था और इस अलायंस का नाम दिया था एमवीपी, महाविकास अघाड़ी। अब अलायंस के अपने फायदे भी होते हैं कि जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं रहती, मतलब उस मेजोरिटी में जिससे कि वो स्टेट में सरकार बना पाए या देश में, तो कुछ पार्टियां मिलकर अलायंस बना लेती हैं, इससे वे पावर में आ जाती है। बट अलायंस के साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे जो अलग अलग पार्टीज रहेंगी उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी रहती है, डिफरेंट मकसद रहता है। कोई लालच के लिए आता है, कोई पावर के लिए, कोई काम करने के लिए भी आता है। मीन्स कि सबका अपना अलग अलग एम रहता है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना पार्टी के हैं, उन्होंने कुछ एमएलए के साथ पार्टी छोड़ने का फैसला किया था और शिवसेना ने एक मीटिंग बुलाई है, वार्निंग दी है कि इस मीटिंग में कोई शामिल नहीं होगा तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में देखते हैं। देखो, इंडियन पॉलिटिक्स में एक फेमस टर्म है, आया राम गया राम। एक्चुअली 1967 में हरियाणा में एक एमएलए थे, गयालाल। उन्होंने 5 दिन में 4 बार पार्टी बदल दी थी। इसी वजह से ये टर्म फेमस हो गई थी, आया राम गया राम। इस टर्म का मतलब है कि आप पैसे देकर एमएलए को खरीद रहे हो, या एमएलए को लग रहा है कि जो पार्टी सरकार में आएगी या जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा देगी, उस पार्टी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, उसे ज्वाइन कर लेते हैं। इसे रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और डिफेक्शन का मतलब होता है कि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना या उनके पक्ष में वोट करना, जिससे आपकी पार्टी को नुकसान होता है या आपकी सरकार गिर जाती है। इसे रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 में गिवन है। इसी का सेकंड पार्ट 10th शेड्यूल को अथॉरिटी देता है मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल 102 का फर्स्ट पार्ट हमें बताता है, अगर किसी पर्सन ने गवर्नमेंट में अडिक्लेयर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, या फिर किसी मेंबर को कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अनसाउंड इन माइंड डिक्लेयर किया है, या फिर वो दिवालिया घोषित हो चुका है, इन केसेस में मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। और आर्टिकल 102 का सेकंड पार्ट 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी देता है मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की, अगर इन्होंने डिफेक्शन किया है। डिफेक्शन क्या होता है? जब कोई मेंबर अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, या जब हाउस में वोटिंग हो रही होती है और व्हिप जारी किया हुआ है, तो कोई मेंबर पार्टी के डिसीजन के खिलाफ चला जाता है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट चुनकर आया हुआ मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो एंटी डिफेक्शन में आता है। मतलब पहले 6 महीने तो माफ है कि वो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है, बट आफ्टर 6 मंथ वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, अदरवाइज उसको अपनी मेंबरशिप छोड़नी होगी। और ये डिसाइड कौन करता है कि उसने डिफेक्शन किया है या नहीं? ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है। जैसे इस केस में, स्पेशली महाराष्ट्र केस में, विधानसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा ये। अब डिसाइड तो विधानसभा का स्पीकर करता है, बट कोई भी एंटी डिफेक्शन जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं होता है। अब इसमें भी एक कैच है कि एंटी डिफेक्शन कहां पर नहीं माना जाएगा कि किसी मेंबर ने डिफेक्शन किया है। जब किसी पार्टी के 2/3 ऑफ द मेंबर अपनी पार्टी छोड़कर कोई नई पार्टी बना लेते हैं या किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो ये डिफेक्शन में नहीं आता। इसे एक टाइप से मर्ज कहते हैं, क्योंकि किसी पार्टी के मेजोरिटी मेंबर तो अलग ही हो गए। मान लो 60 टोटल मेंबर है, तो इसका 2/3 हो जाएगा 40। तो ये 40 मेंबर अपनी कोई एक पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बना लेते हैं
या कोई किसी और पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, तो इस केस में डिफेक्शन नहीं लगेगा। यहाँ पर देखो शिवसेना के टोटल 56 मेंबर्स हैं। अब इसका 2/3 हो जाता है 37। और एकनाथ शिंदे ने जो पार्टी छोड़ रहे हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उनके साथ शिवसेना के 37 मेंबर और साथ हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इन पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। और साथ ही इन्होंने कहा है कि 9 इंडिपेंडेंट मेंबर भी जुड़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये 46 की फिगर क्रॉस कर चुके हैं। और अगर ये 46 बीजेपी में जुड़ जाते हैं, जहां बीजेपी की 105 थी, और अपनी सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में 145 सीट चाहिए होती है, तो अगर ये जुड़ जाते हैं तो यहां पर इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। अब हम देखते हैं गवर्नर के पास क्या पावर है। अब गवर्नर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 174 2B, गवर्नर कैबिनेट की एडवाइस पर विधानसभा को भंग कर सकता है। साथ ही इसमें गिवन है कि सीएम की एडवाइस पर शक होने पर गवर्नर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का यूज कर सकता है। और आर्टिकल 175 2 में गिवन है कि गवर्नर फ्लो टेस्ट के लिए बोल सकता है, अगर उसको लगता है कि जो सरकार फिलहाल स्टेट में है और वो मेजोरिटी में नहीं है, तो वो फ्लो टेस्ट के लिए बोल सकता है। अब फ्लो टेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है और ये जानने के लिए होता है कि जो गवर्नमेंट सरकार चला रही है उसके पास रिक्वायर्ड मेजोरिटी है भी या नहीं। और अगर सरकार रिक्वायर्ड मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती है तो उसे रिजाइन देना होता है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम आने वाले टाइम में ही देख पाएंगे कि महाराष्ट्र के थ्रोन के लिए और क्या क्या खेल खेले जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।